स्वागत है आपका आपके चैनल द नॉलेज हब ऑफ द टॉपर्स में। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 जो कि क्लास 10th इकोनॉमिक्स का मनी एंड क्रेडिट है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें सिर्फ क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का मनी एंड क्रेडिट ही डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो बैंकिंग वाले जो चैप्टर है, जैसे आपका इसमें बताया जाएगा कि बैंक के बारे में थोड़ा कुछ बताया गया है, कैसे रिजर्व बैंक होते हैं, कैसे सेंट्रल बैंक होते हैं, कैसे कमर्शियल बैंक होते हैं, कैसे उन बैंकों में किस रेट पर क्या रेपो रेट होती है, ये सब मैं आगे 12th इकोनॉमिक्स का पार्ट है तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो मैं आपको शुरू करता हूँ इस चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बताया गया है मनी का कॉन्सेप्ट। मनी क्या होती है, धन क्या होता है, मुद्रा क्या होती है। तो देखिए, आज के समय में बात करें तो मुद्रा एक एक्सचेंज का मीडियम है। मतलब कैसे हम किसी भी चीज की, जैसे हमें जरूरत है तो हम धन देते हैं और उसके बदले में हमें वो वस्तु मिल जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम धन के बजाय, जैसे हमें किसी भी चीज की जरूरत, मान लीजिए हमें गेहूं की जरूरत है और एक अन्य व्यक्ति है उसको कपड़े की जरूरत है, तो वो हमें कपड़ा देगा और हम उसे गेहूं देंगे। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। किसी भी चीज को हम, जो वस्तु होती थी उसका एक्सचेंज करके हम जो भी आगे के विनिमय प्रणाली होती थी उसको चलाते थे। लेकिन इसमें एक बात का होना जरूरी होता था कि डबल कोइंसिडेंस होनी चाहिए। मतलब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए कि मतलब जो चीज हमें जरूरत है और जो चीज उसे जरूरत है, दोनों का संयोग होना चाहिए, तभी ये प्रक्रिया काम कर पाती थी। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जब हम आगे युग में आते हैं, प्राचीन युग में, कुफान युग, आगे गुप्त वंश, आगे आगे बढ़ते हैं हम, तो उसमें होता क्या है कि धीरे धीरे एक विनिमय का अलग माध्यम चालू कर दिया जाता है। मतलब इसे हम मुद्रा के रूप में कह सकते हैं कि जो सिक्के चलाए जाते हैं, जैसे सोने के, चांदी के, उनका विनिमय के रूप में यूज किया जाता था। तो जैसे किसी भी चीज को कोई जरूरत है तो वो उनको दे देता था और उसके बदले में वो मिल जाती थी। तो ये जो वस्तुएं होती थी, जैसे मुद्राएं होती थी, ये सोना चांदी की होती थी, कीमती होती थी, तो इनकी वैल्यू होती थी। पर अगर हम आज की बात करें तो आज आरबीआई के द्वारा जो करेंसी नोट जारी की जाती है उसकी खुद की तो कोई वैल्यू नहीं होती, बट कोई भी जो है इंडियन का सिटीजन, कोई भी सिटीजन हो, उसे पूरी तरीके से स्वीकार करता है क्योंकि उसमें लिखा भी रहता है आरबीआई की, नीचे गवर्नर की साइन भी रहती है। तो इसी प्रकार जो मनी है एक तरह से विनिमय का माध्यम है इस समय, जो मध्यस्थता का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है, किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। ये मैंने आपको पूरा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी बता दिया, वस्तु विनिमय प्रणाली भी बता दी। तो देखते हैं अब आगे। अब देखिए, मुद्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एक प्रकार की चीजें खरीदने और बेचने में किया जाता है। मुद्रा का उपयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने में किया जाता है। जैसे किसी भी, मान लीजिए वकील से हमें परामर्श लेना है, हमें किसी डॉक्टर की सलाह लेनी है, तो इनका भी हम धन का प्रयोग करके कहेंगे। तो मुद्रा वस्तुओं का माध्यम न होकर सेवाओं को एक्सचेंज करने या खरीदने का माध्यम एक तरह से है। मुद्रा से हम कोई भी चीज बेच सकते हैं और दूसरी चीज खरीद सकते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब देखिए, अब लोग मुद्रा को कैसे प्राप्त करते हैं। तो लोग बैंकों में जैसे किसी के पास मुद्रा हो गई तो पूरी तो अपने पास रखेगा नहीं, बैंकों में खाता खोलकर जमा कर देंगे। उसके बाद अगर उसे जरूरत है तो वो निकाल भी सकता है बैंक से, जिसे डिपॉजिट कहा जाता है। अब कुछ लोग सिर्फ धन के रूप में नहीं, उसे चेक के रूप में भी निकाल सकते हैं। उसमें चेक होती है, उसके द्वारा धन मिल जाता है। तो ये चेक भी आपको, चेक के बारे में बताया गया है। तो देखिए, डिमांड डिपॉजिट होते हैं, एक फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडी जिसे कहते हैं। तो ये सब डीप डीप टॉपिक है, इनमें डिस्कस नहीं करेंगे हम। अब देखिए बैंक कैसे कार्य करता है। तो देखिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास धन है तो बैंक में वो जाके जमा करेगा। मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है और ये बैंक है, तो व्यक्ति जाएगा और बैंक में धन जमा करेगा। अब जब व्यक्ति बैंक में धन जमा करेगा तो बैंक उसको कुछ इंटरेस्ट देगी ना, ब्याज देगी। अब वो जो धन है, अब सोच रहे होंगे कि बैंक को इसमें क्या फायदा। तो ये जो धन है बैंक अपने पास नहीं रखती है, वो दे देती है अन्य व्यक्ति को, जिस कंज्यूमर्स को, जिनको जरूरत है धन की। अब उनसे क्या करती है, वो इंटरेस्ट लेती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, इनको इंटरेस्ट देती है और इनसे इंटरेस्ट लेती है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट होता है ये कम होता है, लेकिन जो बैंक का लेने वाला इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है। तो क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही बैंक की असली कमाई होती है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि बैंक जो भी देते हैं लोन में, पूरा धन नहीं देते, 15% अपने पास रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए जिसने जमा किया धन, उसको कोई इमरजेंसी में जरूरत है, मान लीजिए धन निकालना है, तो वो जो निकालता है धन, इसी 15% जो फंड होता है इसी से दिया जाता है। जैसे एटीएम से कोई निकालता है तो ये सब धन ये 15% से ही दिए जाते हैं। अब देखिए, तो मैंने आपको देखिए इसमें यही लिखा है कि बैंक जमा का केवल 15% अपने पास रखती है। एक दिन में जमा करते द्वारा धन निकालने की संभावना का प्रावधान किया जाता है। बैंक जमा राशि का एक भाग ऋण के रूप में इस्तेमाल करती है, मैंने आपको सब बता दिया। और ये भी बता दिया कि जो इनके बीच का आय का अंतर होता है यही आय का प्रमुख स्रोत होता है। तो ये तो आपको टॉपिक समझ में आएगा कि आखिर बैंक काम कैसे करता है, उसकी आय कैसे होती है।
अब इसमें हमको बैंक के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं कि कैसे विलेज के बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, कैसे सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, ये सब आपको 12th में पढ़ना है। तो अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है। तो देखिए इसमें हम बेसिक अब पढ़ेंगे कि जो रिजर्व बैंक होता है उसका कार्य क्या होता है। जैसे बैंक के बारे में मैंने आपको बताया, तो देखिए रिजर्व बैंक का एक काम तो ये है कि जो करेंसी या नोट जारी की जाती हैं वो रिजर्व बैंक के द्वारा ही जारी की जाती हैं। दूसरे में क्या होता है कि ये अन्य बैंकों पर नियंत्रण का कार्य करता है। मान लीजिए जो मेन बैंक इनका सब बैंक होते हैं, इनका जो हेड होता है ये रिजर्व बैंक ही होता है। अन्य जितने भी बैंक होते हैं आपके, चाहे वो रूरल बैंक हो चाहे वो अर्बन, किसी प्रकार के बैंक हो, सारे बैंकों का जो कंट्रोल है उसी के हाथ में होता है कि कोई बैंक किस ब्याज पर ऋण देगा, किस ब्याज पर रखेगा, कैसे लेगा, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, अब कोई व्यक्ति, देखिए मान लीजिए, देखिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अगर बैंक से लोन लेना चाहता है, बैंक से लोन लेना चाहता है, तो वो दो प्रकार हो गए लोन लेने के। एक तो मान लीजिए वो लोन लेता है बैंक से, और एक व्यक्ति को मान लीजिए जरूरत है तो वो किसी व्यक्ति, अपने रिश्तेदार या किसी से भी ले लेता है। तो इस प्रकार हम जो साख है, जिसे क्रेडिट कहते हैं, जो क्रेडिट होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होती फॉर्मल है और एक होती इनफॉर्मल। एक को कहते हैं औपचारिक साख, एक को कहते हैं अनौपचारिक साख। तो देखिए अनौपचारिक साख में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो किससे लेता है, वो अपने साहूकार से लेता है, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि से जो ऋण लेता है उसे हम अनौपचारिक साख के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। इसमें हमने कोई व्यक्ति से लिया, हमने अपने रिश्तेदार से कोई लिया, तो उसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन थोड़ा लगे कि हमें इतने परसेंट पर हमको धन देना है, इतने परसेंट पर लेना है। लेकिन ये कोई, इसमें कोई संस्था भी नहीं होती है। और इसमें ऋणदाता जो होते हैं, मतलब जो देते हैं, वो अपने अनुसार कोई भी कर की वैल्यू लगा सकते हैं। और अगर इनको अपना धन वापस लेना है तो ये कभी कभी नाजायज तरीके का यूज भी कर सकते हैं। मतलब आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं कि आपने अभी तक हमारा ऋण नहीं चुकाया। लेकिन जो औपचारिक साख होती है, तो मैंने आपको अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल के बारे में बताया, क्रेडिट जो होती है। अब मान लीजिए कोई फॉर्मल तरीके से क्रेडिट लेना चाहता है तो उसे बैंक में जाकर कुछ कागजी कार्रवाई होती है जिन्हें करना पड़ता है। उसका पूरा लिखित होता है और उसमें ऐसा नहीं है, एक निश्चित रेट बताई जाती है जो कि आरबीआई द्वारा जारी की जाती है, उसी रेट पर देता है। और ये रेट घटती बढ़ती रहती है, जैसे ही आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन होती है देश में, उसी प्रकार ये घटती बढ़ती रहती हैं। और इसमें क्या होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि इस नियम पर देना है। इसमें क्या होता है, आप कुछ कोलेट्रल भी रख सकते हैं, कुछ चीज़ें गिरवी भी रख सकते हैं, ताकि आप अगर चुका ना पाए तो उसमें आपका फंड ले लिया जाए। तो देखिए ये हो गया। अब इसमें एक और चैप्टर में टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं जो सहायता समूह होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए आपने गांव में देखा होगा कि छोटे छोटे समूह बने होते हैं, जिन्हें आप लोग गांव देहात में समूह कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते नहीं, वैसे गांव के कुछ लोग या आसपास से कुछ लोग मिलके एक छोटी सी मान लीजिए संस्था जैसे बना लेते हैं, जिसमें हर लोग कुछ ना कुछ धन जमा करते हैं। तो एक धन बन जाती है और उसी धन से उन्हीं सदस्यों को वो जो समूह बना होता है वो लोन देता है। और वो एक बहुत ही कम इंटरेस्ट पर होती है जिसमें वो लोन दिया जाता है, वो इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। और इससे क्या होता है कि सभी को, जितने भी उसमें जुड़े होते हैं, उनको एक अच्छे इंटरेस्ट पर ब्याज मिल जाता है और जिसके उनको चुकाने पर भी उसमें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। और इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि उसमें ज़्यादातर जो मान लीजिए महिलाओं कोई सहायता समूह जुड़ा है तो किसी भी प्रकार के जो मुद्दा है उन पर चर्चा करने का एक अच्छा मौका होता है। जैसे पोषण है, आपके और अधिक मुद्दे हैं, शोषण, इस प्रकार के जितने भी मुद्दे हैं उन पर एक अच्छी चर्चा हो सकती है। तो ये स्वयं सहायता समूह होते हैं जो कि गांव गांव में खुले होते हैं। इनमें जो ज्वाइन होते हैं उनको एक निश्चित एक मतलब डिफिनेट अमाउंट देना पड़ता है, उसी प्रकार उसमें जुड़ के अन्य लोगों की भागीदारी होती है। तो ये देखिए मैंने इस चैप्टर के बारे में आपको बता दिया पूरी तरीके से। इस चैप्टर में मैंने जितना बताया आपको, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और कमेंट कर देना। हाँ, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।